हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। आज हम लोग करने वाले हैं आपके एसएसटी का चैप्टर 10 एंड ऑफ कॉलोनिज्म एंड द कोल्ड वॉर, जो कि ये आपका लेक्चर नंबर 16 है एंड हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 है। तो आज हम लोग ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे। इसमें देखेंगे क्या क्या आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या क्या इंक्लूड है, कहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ये पूरा चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं ना। फर्स्ट, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है, हमने अभी तक सारे चैप्टर्स कितने कंप्लीट कर रखे हैं। आप लोग स्टार्टिंग से क्लास कर रहे हो, हम लोग 1 बाय 1 करके सारे यूनिट वाइज हमने चैप्टर कंप्लीट किया है। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देन देखो, ये यूनिट वाइज हमने कंप्लीट किया है ना। अब हम लोग का कौन सा चल रहा है, यूनिट 7 कंप्लीट होने वाला है, एंड ऑफ कॉलोनिज्म। देन इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 8 एंड यूनिट 9। ठीक है, एक सेकेंड। ओके और ये आपका जो भी चैप्टर्स के नंबर है, जो अभी आपने देखा 16 लिखा हुआ था, वो इसके सीरियल नंबर वाइज लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी आप लोग नेम सेम है, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो। ये बहुत बच्चे बोल रहे थे कि कंफ्यूज हो रहे हैं, चैप्टर नंबर्स अलग है। तो वो एक्चुअली इसके अकॉर्डिंग नंबर्स आ गए हैं ना। ये चैप्टर अगर काउंट करेंगे तो ये 16 हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। बाकी हमने कवर कर चुका है। देखो, हिस्ट्री का ये एंड ऑफ कॉलोनिज्म द कोल्ड वॉर पढ़ेंगे अभी हम लोग। तो बस अब हमारा यूनिट 8 एंड यूनिट 9 बचा है, जो कि हम लोग आगे जल्दी से कवर करेंगे। ठीक, यहाँ तक ओके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको चैप्टर का नाम क्या है, एंड ऑफ कॉलोनिज्म एंड द कोल्ड वॉर। तो कॉलोनिज्म क्या होता है ना, और कोल्ड वॉर क्या होता है। कोल्ड वॉर जैसा कुछ आपने सुना होगा कि कोल्ड वॉर क्या है। वॉर तो सबने सुना है, जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लोग एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, नॉर्मली हम वॉर बोल रहे हैं। बट अगर आपका कोल्ड वॉर, तो कोल्ड वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है, एनी गेसेस। देखो, कोल्ड वॉर मीन्स लोग डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट वो वॉर के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है। वो कभी भी वॉर कर सकते हैं एंड वो प्रिपेयर हैं पूरी तरीके से कि वॉर के लिए। लाइक वो नहीं, आपने सुना है न्यूक्लियर वेपन, वो लोग इसके बीच में कंपटीशन हो रहा था, लोग अपने पास न्यूक्लियर वेपन रेडी करके रख रहे हैं कि हाँ, जब भी नीड आए, जब भी हमको लगे तो हम क्या कर दें, वॉर कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं है, इस टाइप वाला चल रहा है। बट वो वॉर नहीं कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे पे अटैक नहीं कर रहे हैं। उनको एक दूसरे के पता है कि हाँ, उसके पास कौन सी पावर है, मेरे पास कौन सी पावर है, हम कितना किसके ऊपर अटैक करेंगे तो क्या होगा, कितना हार्म होगा या रिजल्ट क्या होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका कोल्ड वॉर। एंड व्हाट इज द कॉलोनिज्म। कॉलोनिज्म का मतलब होता है आपका किसी, मतलब कोई कंट्री पे, किसी एक कंट्री पे किसी दूसरी कंट्री ने क्या कर रखा हो, पूरा कंट्रोल, है ना, कंट्रोल कर रखा हो। कंट्रोल कैसे करते हैं किसी कंट्री पे, देखो, अगर आप किसी कंट्री का पूरा फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल, ये दो तरीके से अगर आप किसी कंट्री को कंट्रोल करके रखे हो, मतलब किसी कंट्री का अगर आप ये दो चीज कंट्रोल करके रखे हो प्रॉपर, तो वो क्या है, वो कंट्री क्या है, आपके अंडर है ना। एक फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस होता है ना, मनी के टर्म्स में, मनी के टर्म्स में एक आप कंट्रोल करके रखे हो, और एक क्या, पॉलिटिकल, है ना, कि वहाँ की जो राजनीतिक है, पॉलिटिकल वे से आप कंट्रोल करके रखे हो वहाँ का जो भी अगर आप ऐसा देखो कि पॉलिटिकल, जो राजा महाराजा का टाइम चल रहा था, अभी की जो कंडीशन है, जो पार्लियामेंट है, इलेक्शंस वगैरह होते हैं, वो सब अगर आपके कंट्रोल में है ना, जो कंट्री को लीड कर रहा है वही आपके कंट्रोल में है। और जो पैसे, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पैसे से ही आप सब कुछ करोगे, बाकी सब, अगर ये दो चीज़ किसी के कंट्रोल में है, मतलब वो कंट्री क्या है, किसी अदर कंट्री के अंडर कंट्रोल में है। डन, यहाँ तक आप देखते हैं इस चैप्टर में पूरी किसकी बात की गई है। मोस्टली आप देखेंगे कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड कब आता है, वर्ल्ड वॉर 1, देन वर्ल्ड वॉर 2, देन उसके बाद आता है कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, कंट्रीज, जो पूरा वर्ल्ड क्या है, एक दूसरे से लड़ चुका है, 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, सबको ही थके हुए हैं। और जो कंट्री के सिटीजन्स हैं, उनको क्या चाहिए, अब वो भी थक चुके हैं दूसरे के अंडर रह रह के, अब उनको क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक, तो यहाँ हम देखेंगे लोग कैसे अपनी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करते हैं। ओके, क्या क्या उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे उन्होंने इंडिपेंडेंस पाया। नॉट इवन इंडिया, हम लोग अदर कंट्रीज के भी देखेंगे, और कोल्ड वॉर क्या था, ठीक है, सिचुएशन कैसे अराइज हुआ। तो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। After the World War II, many countries in Asia and Africa become independent from colonial rule। देखो, बता रहा है
वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बहुत सारे कंट्रीज हैं जो एशिया और अफ्रीका में आते हैं, वो लोग क्या हुए, इंडिपेंडेंट हुए, है ना। देन उसके बाद एट द सेम टाइम द कोल्ड वॉर स्टार्टेड बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, यूनियन सोवियत, ये दोनों के बीच में क्या स्टार्ट हो गया था, कोल्ड वॉर। बताती हूँ मैं क्या है, ये ग्रुप्स है, आप समझ सकते हो, आधी आधी जो कंट्रीज है कुछ इसको ज्वाइन कर रखी हैं और आधे ने इनको ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। एक ग्रुप से जैसे आपके क्लास में आप समझ सकते हो फ्रेंड सर्कल डिवाइडेड रहता है, कुछ लोगों का फ्रेंड सर्कल अलग बना हुआ है, कुछ लोगों का फ्रेंड सर्कल अलग बना हुआ है, वो अपने अपने ग्रुपिंग्स में रहते हैं, ठीक। ओके, इट वॉज अ पीरियड ऑफ टेंशन एंड रिवेलवरी विथआउट डायरेक्ट वॉर। ओके, तो मतलब ये एक टेंशन का टाइम पीरियड था, वॉर का सिचुएशन था, ठीक है, कोई भी कभी भी अटैक कर सकता है। न्यू नेशन एदर जॉइनेड वन साइड और स्टेट न्यूट्रल, जिसको क्या बोल रहे हैं, नॉन अलाइनेड मूवमेंट। इसका मतलब क्या है आपका, नॉन अलाइड मूवमेंट, इंडिया इसी में था। मीन्स न्यूट्रल, न्यूट्रल मीन्स समझ रहे हो, आपको ये दोनों ग्रुप में से कोई सा भी ज्वाइन नहीं करना है, आप न्यूट्रल रह सकते हैं, लाइक आपको फोर्स नहीं किया जा रहा है ना। इंडिया ने क्या डिसाइड किया था, ना वो इस ग्रुप में रहेगा ना वो इस ग्रुप में, वो क्या था, नॉन अलाइंड मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा था, लाइक खुद से था, किसी के सपोर्ट में नहीं था, ठीक। तो कंट्रीज ज्यादा करके या तो एक एक साइड ज्वाइन हो जा रही थी या तो न्यूट्रल थी। दिस इवेंट शेप द मॉडर्न वर्ल्ड, अब ये सारी चीजें हुई हैं। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो आपको जस्ट मैप में शो किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ क्या है, इंडोनेशिया, इंडिया तो दिख ही रहा है, वियतनाम, नाइजीरिया, अल्जीरिया। अभी हम इन सारी कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। और बता रहा है इंडिपेंडेंस बिफोर 1960, ये जो येलो ग्रीन में मार्क है वो 1960 के पहले क्या हो चुके हैं, इंडिपेंडेंस हो चुके हैं। देन बिटवीन 1960 एंड 70 के बीच में जो हुए हैं वो ग्रीन कलर में शेड कर दिया गया है, और जो ब्लू शेडेड है इंडिपेंडेंस आफ्टर 1970, इतने इतने टाइम पीरियड के बाद वो क्या हुए हैं, इंडिपेंडेंट हुए हैं, ये बताया जा रहा है। अब देखो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब जो पॉलिटिकली वे है वो देखते हैं हम लोग कि क्या चल रहा था, है ना। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 1945 तब खत्म हुआ था। द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू टू मेजर पावर ब्लॉक्स, है ना, दो मेजर पावर ब्लॉक्स में डिवाइड हो ही गए थे। अभी हमने देखा यूएसए एंड यूएसएसआर, यूनियन सोवियत। तो देखो द यूएसए लीड द कैपिटलिस्ट ब्लॉक, ये क्या है, और सोशलिस्ट ब्लॉक क्या है, ठीक। यूएसएसआर इसको लीड कर रहा था एंड यूएसए इसको लीड कर रहा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटलिस्ट एंड कम्युनलिस्ट या सोशलिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का मीनिंग क्या होता है आपको ये समझना बहुत जरूरी है, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन इसी में बन सकता है ना, कि बताओ डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिस्कनेक्ट बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनलिस्ट या सोशलिस्ट, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं। तो आपको इसके ऊपर आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज कोल्ड वॉर एंड व्हाट्स द इंटेंशन ऑफ कोल्ड वॉर, ये आपका क्वेश्चन बन रहा है अगर आप कोल्ड वॉर का चैप्टर ही बेस्ड है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको उसका मीनिंग और उस चैप्टर के मतलब को ही समझना है। देखिए कैपिटलिस्ट क्या है आपका, जहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट प्राइवेटली सेक्टर को ज़्यादा क्या कर रही है, इंपॉर्टेंस, मतलब प्राइवेट सेक्टर्स, यहाँ जो उनका लैंड है, जो भी बिजनेस वगैरह चल रहे हैं वो सब क्या है, कैपिटलिस्ट, प्राइवेटाइजेशन है। और यहाँ क्या है, पब्लिक वाला, जहाँ गवर्नमेंट सब चीज़ कंट्रोल करके रखी है, गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में चला रही है सब कुछ, जो लैंड एरिया है, फैक्ट्रीज एरिया है, वो सारे किसके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के, और यहाँ पे है प्राइवेट सेक्टर के, ठीक। इतना क्लियर, ओके। दिस डिवीजन लीड टू द बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर, ठीक है। यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा है। मैनी कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका गेनेड इंडिपेंडेंस एंडिंग कॉलोनियल रूल, ठीक है। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग, मैं बार बार बोल रही हूँ कि इंडिपेंडेंस ले लेते हैं, है ना, स्वतंत्र हो जाते हैं, और क्या, कॉलोनियल रूल को खत्म करते हैं। कॉलोनियल रूल मीन्स वही जो अंग्रेज आके हमारे कंट्री में रूल कर रहे थे, दैट इज द कॉलोनियल रूल, ओके। न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन फेस्ड प्रेशर टू जॉइन अदर ब्लॉक्स, अब वही जो दो ग्रुप्स अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा, क्या कर रहे थे, जो न्यूली इंडिपेंडेंट हुए हैं उनको क्या किया जा रहा था बच्चा, फोर्स किया जा रहा था कि वो कोई ना कोई ग्रुप्स ज्वाइन करें, ठीक है। अब बोलेंगे ही आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप किसके साथ हो, ठीक है। देखते हैं आगे क्या है। सम कंट्रीज चूज द रिमेन न्यूट्रल फॉर्मेट, आधे लोगों ने, जो भी कंट्रीज हैं उन्होंने क्या चूज किया, न्यूट्रल रहना, ठीक, जिसमें इंडिया आ जाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द
यूनाइटेड नेशन वर स्टेबलाइज टू मेंटेन पीस एंड कॉपरेशन। क्या वर्ल्ड की शांति के लिए, ठीक है, और पीस के लिए ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। द वर्ल्ड पॉलिटिकल्स बिकम डोमिनेटेड बाय रिवेलरी अलायंसेस एंड आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक, ये सारी चीजें क्या होती है, आइडियोलॉजीज कॉन्फ्लिक्ट मीन्स व्हाट, आपका जो भी वो जो जिस चीज पे काम करना चाहते हैं, है ना, उनके आइडियाज, उनके जो सोच है, जिस तरीके से वो काम करना चाहते हैं, वो सारा मैच नहीं होना, ठीक है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना, ठीक, पोवर्टी, अभी तो बहुत सारी चीजें आएंगी, तो वो सारी चीजों का क्या करना पड़ रहा था इनको, फेस करना पड़ रहा था, और पॉलिटिकली क्या हो रहा था, डिस्टर्बेंस हो रहा था कंट्री को क्या करने के लिए, संभालने के लिए, ठीक। ओके, नेशनलिज्म मूवमेंट इन द कॉलोनीज, देखते हैं क्या, देखो नेशनलिज्म मूवमेंट, अब जो जो मूवमेंट चलाए गए थे उनके बारे में बात किया जाएगा। Nationalist movement were organized struggle by people in colonies to end the foreign rule and achieve self government। Like उन क्या लोगों के द्वारा जो जितने भी मूवमेंट्स चलाए गए, ठीक है, किसके खिलाफ, जो उनके ऊपर रूल कर रहा है ना, जो कॉलोनियल रूल चल रहा है, जो दूसरी कंट्रीज आके दूसरे कंट्रीज पे ओवरटेक कर रही है, रूल कर रही है, उनको पूरा संभाल रही है, या उनको क्या कर रही है, फोर्सफुली जो भी वो करवाना चाहती है करवा रही है, उससे लोग फ्री होने के लिए, सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, खुद का गवर्नमेंट हो उनका, वो किसी दूसरे गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करना चाहते, इसके लिए लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू दिस मूवमेंट बिकम स्ट्रॉन्गर ड्यू टू इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, पॉलिटिकल ऑपरेशंस एंड स्प्रेड ऑफ आइडिया लाइक लिबर्टी एंड इक्वालिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्यों, ऐसा क्यों अचानक से हो गया, अभी तक तो लोग रह रहे थे, अभी तक तो लोग आसानी से थे, लोग मतलब दूसरी कंट्रीज आके एक कंट्री पर रूल कर रही है, वहाँ के लोग आराम से रह रहे हैं, मतलब आवाज़ नहीं उठा रहे हैं या अपोज नहीं कर रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं चला रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अचानक से जो लोग अचानक से जाग उठे हैं और इतना सब कुछ करने के लिए रेडी हैं, है ना। तो ये आपको देखना है कि क्या ऐसा हुआ है। तो देखो क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। लाइक व्हाट, क्या चेंज हुई, जैसे उनका इकोनॉमिक कंडीशन है ना, और जो पॉलिटिकली वो जो संभाल रहे थे, जो उनका पॉलिटिकल कंडीशंस है वो खराब हो गया, जो गवर्नमेंट है वो बार बार स्टेबल नहीं रह पा रही है, अप डाउन हो रही है। देन आपका जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन मीन्स व्हाट, देख रहे थे आप, अभी हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा होगा जिसमें बताई हूँ मैं आपको कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे कितना ज़्यादा लोग आर्मी में खर्च कर रहे थे और उनके पास पैसे अब बचे नहीं थे, लोगों के पास पूरी पोवर्टी वाली कंडीशन आ चुकी थी, जितने भी लोग थे उनके घर में काम करने वाले सब आर्मी ज्वाइन कर लिए थे और उनकी डेथ हो चुकी थी। तो लोग किस दौर से गुजर रहे थे, है ना। तो वो सब के कारण भी क्या हुआ, अब लोग परेशान हो चुके हैं इन सब चीज़ों से, एंड इक्वालिटी चाहिए उनको। लिबर्टी मीन्स भी क्या, इक्वालिटी, लाइक उनको सबको बराबर हक मिले, है ना, सबको इक्वल ट्रीट किया जाए, दैट इज द लिबर्टी एंड इक्वालिटी। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं लोग, अब मूवमेंट चलाने के लिए रेडी हैं। ये आइडिया स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है कि हाँ इक्वालिटी आनी चाहिए, ये जो हमारे साथ कर रहे हैं, जो दूसरे कंट्रीज के लोग आके हम पे रूल कर रहे हैं, है ना, वो सब क्या है, गलत है। ओके, एजुकेटेड लीडर, पॉलिटिकल पार्टीज, कॉमन पीपल एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। अब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो लीडर्स हैं एजुकेटेड, वो पॉलिटिकल पार्टीज है जो सपोर्ट कर रही है इनका, वो सामने आ रही है, जो कॉमन पीपल है वो सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं किस चीज़ को, मूवमेंट्स को। इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया मूवमेंट वर लार्जली पीसफुल एंड बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस, वाइल इन अदर लाइक अल्जीरिया, वियतनाम दे इन्वॉल्व्ड आर्मेड स्ट्रगल। अब देखो बता रहे हैं जैसे बहुत सारी कंट्रीज में क्या हुआ, लड़ाई झगड़े हुए और बहुत सारी जगह शांति से भी ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो बताया जा रहा है देखो, लार्जली पीसफुल एंड बेस्ड ऑन द नॉन वायलेंस, वाइल इन जैसे इंडिया का मूवमेंट था, है ना, ज़्यादा करके यही मूवमेंट चलता था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, नॉन वायलेंस मूवमेंट। तो ये सब में क्या है, शांति से करने का, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है ना, वो सारी चीज़ें। और कई सारे जगह आर्मेड फोर्स के द्वारा स्ट्रगल करके इंडिपेंडेंस लिया गया है।
International support and weakening of European powers after the war also helped this movement succeed. अब देखो जो यूरोपियन पावर्स थे वो सारे तो वीक हो ही चुके थे, क्यों? वर्ल्ड वॉर के कारण, इसके कारण वीक हो चुके थे। इन सब के रीजंस के कारण भी ये सारे मूवमेंट क्या हुए हैं, सक्सीड हुए हैं कि ठीक है अब वो भी थक चुके हैं, इतना सारा कंट्रीज संभालना भी मुश्किल है। ऐसा तो नहीं कि काम ही करवाते रहेंगे लोगों से, क्या होगा एक टाइम पे सारे लोग डेथ कर जाएंगे ना। तो अब लोग इस कंडीशन में मूवमेंट भी चला रहे हैं, वो सबके कारण क्या हुआ है, वो उनको ये मूवमेंट में सक्सीड भी मिली है और ये लोग भी पीछे हटना पड़ा है इनको। दिस मूवमेंट लीड टू डीकोलोनाइजेशन एंड द एमरजेंस ऑफ मैनी इंडिपेंडेंट नेशन इन एशिया एंड अफ्रीका। डीकोलोनाइजेशन मीन्स व्हाट? जैसे आपको कॉलोनाइजेशन मतलब बता रही हूँ मैं आपको कि कहीं कंट्रोल करना, वैसे ही क्या होता है आपका जब आप किसी कंट्रीज को, है ना, अब वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगी तो उसका मतलब क्या होता है आपका, डीकोलोनाइजेशन। ठीक, अब देखो डीकोलोनाइजेशन के सम एग्जांपल्स है, अभी हम वन बाय वन पढ़ेंगे सारे कंट्रीज के, ठीक है, तो देखते जाते हैं। डीकोलोनाइजेशन रिफर टू द प्रोसीड बाय विच कॉलोनीज गेनेड इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूरोपियन पावर्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जो कंट्रीज इंडिपेंडेंस जिनको मिल गई है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, जैसे आप इंडिया, इंडोनेशिया एंड वियतनाम, ये देख सकते हो विद डेट लिखा हुआ है कि कब कब उनको इंडिपेंडेंस मिला है। ठीक, इनको किससे मिला है, फ्रॉम ब्रिटिश रूल से। इनको किससे मिला है, फ्रॉम डच से। इंडोनेशिया को किससे मिला है, डच से। एंड वियतनाम को किससे, फ्रेंच कंट्रोल। यहाँ किसका कंट्रोल चलता था, फ्रेंच का कंट्रोल चलता था, तो इनको इनसे इंडिपेंडेंस मिल गया। इनको फ्रॉम डच यहाँ रूल कर रहे थे, यहाँ इंडिया का तो पता ही है सबको कि ब्रिटिशर्स आके रूल किए हुए थे, इतने सारे मूवीज में आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। ठीक, अब ये देखो यहाँ क्या है, घाना, अल्जेरिया एंड ये दोनों कंट्रीज पे भी किसका रूल था, देखो यहाँ पे भी फ्रांस रूल कर रहा था और यहाँ पे क्या कर रहा था, फर्स्ट अफ्रीका कंट्री टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल अंडर क्वामे नुरकाम, ये लीडर का नाम लिखा हुआ है। ठीक, इन्होंने अपना अपना कंट्री अपने अपने तरीके से स्ट्रगल करके क्या किया है, फ्रीडम पाया है। ठीक है, दिस एग्जाम्पल शो दैट डीकोलोनाइजेशन ऑकर्ड थ्रू both peaceful movements and armed struggle in different regions। ठीक है, it lead to the emergence of many new nation in Asia and country। अब देखो इंडिपेंडेंस मिला, अभी तक क्या हो रखे थे, मर्ज हो रखे थे, अब क्या हुआ, न्यू नेशन का फॉर्मेशन भी हुआ और ये आपका एक बेस्ट एग्जांपल है डीकोलोनाइजेशन होने का, थ्रू पीसफुली और थ्रू आर्मेड फोर्स और वॉर। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट? ओके, देखते हैं आगे क्या है। देखो डीकोलोनाइजेशन अब इंडिया का बता रहा है, इसमें अभी हमको सारे कंट्रीज के पूरा विद डिटेल पढ़ना ही है। ठीक, देखते हैं। इंडिया गेनेड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल 15 अगस्त 1947, ये तो आपको सबको पता ही है। द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज मेनली बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस एंड मास मूवमेंट, है ना, इसी के बेस पे चला था। और कौन थे हमारे लीडर, महात्मा गांधी ने ही ऑलमोस्ट ज़्यादा करके मूवमेंट चलाए हैं। ठीक, ओके, मेजर मूवमेंट इंक्लूड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चला है, जैसे नाम बताया कि कौन कौन से मूवमेंट चले हैं, कब कब चले हैं, ठीक, कैसे हमने स्ट्रगल पाया है। ओके, आपको इस चैप्टर में ये मूवमेंट सारे डिफाइन करने के लिए नहीं बोले जाएंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मूवमेंट चलाए गए हैं, फ्रॉम किसके लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, है ना। देखो लिखा हुआ है नॉन कॉर्पोरेशन, सिविल डिसोबीडियंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन जो चल रहा है, ठीक है, ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करना, उनकी बातें नहीं मानना, तो ये सारी ऐसी स्ट्रगल्स मूवमेंट चलाई गई हैं। ठीक, ओके, लीडर्स लाइक कौन कौन से लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, ठीक है, ऑल्सो प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल। ये सारे जो लीडर्स हैं ये सामने आए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं, किस चीज़ के लिए, इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। ओके, इंडिया का तो आपको ऑलमोस्ट पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज पार्टीशनेड इनटू 2 कंट्रीज। कौन कौन सी 2 कंट्रीज भाई डिवाइड हो गई थी, एक इंडिया और एक हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। ओके, पार्टीशन लीड टू लार्ज स्केल माइग्रेशन एंड कम्युनल वायलेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन? माइग्रेशन मतलब क्या होता है, लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज जाना या सफर करना, लाइक समझ रहे हो आप, माइग्रेट होना, लोग एक जगह से दूसरे जगह जाके शिफ्ट हो रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है, माइग्रेशन, है ना। अब बताओ कितने सारे लोग आपने
ये सोचा है कभी, मतलब ठीक है पाकिस्तान इंडिया तो डिवाइड हो गया, बट वहाँ पे कितने सारे लोग रहते होंगे, कितने सारे लोगों की प्रॉपर्टीज होगी, वो सब कुछ डिवाइड हो गया। आधे लोग को मतलब फैमिलीज होंगे, रिश्तेदार होंगे, आधे लोग को उस साइड जाना पड़ रहा है, आधे लोग को इस साइड जाना पड़ रहा है। कितनी सारी फैमिलियाज उस टाइम पे अलग अलग हुई थी, है ना। मतलब उस टाइम पे ठीक है ऐसे तो डिवाइड हुआ है, बट उनके लिए भी एक बहुत स्ट्रगल हो गया था, बहुत सारे लोग माइग्रेट कर गए थे, है ना। कुछ इंडिया से वहाँ गए, कुछ पाकिस्तान से यहाँ आए। तो आप ये सब मूवीज में बहुत डिटेल में शो किया जाता है ना। ज़्यादा करके पंजाब के लोग के बारे में दिखाया जाता है कि आधे लोग इधर रह गए, आधे लोग उधर रह गए, दोबारा उनका मिलना ही नहीं हुआ, या कैसे वो फिर मिलते हैं दोबारा, कितना स्ट्रगल करने के बाद। क्योंकि एक किसी कंट्री का अगर ये बॉर्डर है तो आपको ये बॉर्डर क्रॉस करके जाना तो ईजी नहीं है ना। ऐसे तो नहीं कि आप अपने रिलेटिव के घर जैसे अभी गाड़ी में बैठ के तुरंत चले जाते हो, ऐसे वो इस कंट्री से उस कंट्री आना जाना कर ले, नॉट पॉसिबल ना। तो ये सारी चीज़ें ठीक है। इंडिया बिकम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड अडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। 1950 को क्या है, 1950 को फर्स्ट क्या था, रिपब्लिक ना। इस समय क्या किया उन्होंने, अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, और क्या पूरे तरीके से क्या हो गया ये डेमोक्रेटिक, ठीक है। इंडिया इंडिपेंडेंट इंस्पायर्ड मैनी अदर कॉलोनीज टू फाइट फॉर फ्रीडम। अब इंडिया का जो एक इंडिपेंडेंस था, है ना, उसने क्या किया, बहुत सारी अदर कंट्रीज को भी क्या किया, इंकरेज किया, और क्या मतलब उनको भी एक पावर मिली कि हाँ हमको भी ऐसा स्ट्रगल करना चाहिए अपने इंडिपेंडेंस के लिए, और इंडिपेंडेंस लेना ही है हमको भी, ठीक। क्या बता रहा है, इंस्पायर किया है करके, ठीक। ओके, द नेक्स्ट इज इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया में क्या क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने भी स्ट्रगल किया है, कैसे उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस लिया है। इंडोनेशिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ द नेदरलैंड्स। वहाँ यहाँ लोगों ने कंट्रोल कर रखा था, ठीक है। डच रूल कंट्रोल कर बहुत लंबे टाइम के लिए। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड जापान ऑक्यूपाइड इंडोनेशिया वीकनिंग डच कंट्रोल, ठीक है। जापान ने ऑक्यूपाइड कर रखा था इंडोनेशिया को, तो डच जो कंट्रोल था वो क्या हो गया, बहुत ही वीक हो गया। अब वॉर के बाद इंडोनेशिया डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। कब इंडोनेशिया कब इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहा है, 17 अगस्त 1947 अंडर द लीडरशिप ऑफ सुकार्नो, ठीक है। ये थोड़ा याद रखना कि लीडर कौन थे, कब हुआ था, आप अपने आंसर में इसको डिटेलिंग कर सकते हैं। द नेदरलैंड्स ट्राइड टू रिगेन कंट्रोल लीडिंग टू स्ट्रगल बिटवीन इंडोनेशिया एंड द डच फोर्सेस। ओके ओके, अब देखो आगे, इंडोनेशिया का ही बता रहा है, विद इंटरनेशनल प्रेशर एंड रेजिस्टेंस द डच फाइनली रिकॉग्नाइज इंडोनेशियाज इंडिपेंडेंट इन 1949। अब डच क्या कर रहे हैं, इसको छोड़ के जा रहे हैं, इसको इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर आ चुका था। इंडोनेशिया बिकम द सोवियन नेशन आफ्टर अ मिक्स ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड आर्मेड फोर्स। यहाँ क्या है देखो, नेशनलिस्ट मूवमेंट भी चला और आर्मेड फोर्स भी, दोनों तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया। देन फिर उनको क्या मिला है, इंडिपेंडेंस मिला है। सोवरेन नेशन मीन्स व्हाट, जहाँ आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री होना, उनका खुद का रूल होना, है ना, किसी के अंदर रूल अंडर नहीं रहना। ओके, इट्स इंडिपेंडेंट इंस्पायर्ड अदर एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज टू फाइट फॉर फ्रीडम। ये वही लाइन लिखी हुई है जो इंडिया के में लिखी हुई थी, लाइक अगर एक एक कंट्री फ्रीडम होते जा रहा है, इससे दूसरी कंट्रीज को क्या मिल रही है, पावर मिल रही है कि हाँ वो सारी कंट्रीज हो सकती है तो हम क्यों नहीं हो सकते। अभी क्या देख रहे हैं हम, एक एक करके सारी कंट्रीज की फ्रीडम स्ट्रगल्स देख रहे हैं, ठीक। अब ये भी एक कॉलोनी थी, ठीक है, फ्रेंच की, वर्ल्ड वॉर 2 के पहले, ड्यूरिंग द वॉर जापान ऑक्यूपाइड, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये सब हुआ है, ऑक्यूपाइड कर लिया है किसी कंट्री ने। देन क्या हो रहा है, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो सी मीन लीड टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस। ये लीडर का नाम है, ये लीड कर रहे हैं इंडिपेंडेंस मूवमेंट को। देन इनको भी क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया जा रहा है 1945 को। ओके ओके, नेक्स्ट देखो, अब आपका दिस लीड टू लॉन्ग एंड वायलेंट वॉर बिटवीन वियतनाम फोर्सेस एंड फ्रांस। वियतनाम एंड फ्रांस का ये बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड का क्या था, वॉर चल रहा था। 1954 को क्या हुआ है, फ्रांस डिफीटेड एट द बैटल ऑफ डियान ब्यान फू, ठीक है। इसमें वो हार जाता है, इससे क्या होता है, वियतनाम को फ्रीडम मिल जाती है। आफ्टर दिस वियतनाम वॉज टेम्परली डिवाइडेड इंटू नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। अब देख रहे हो इसमें क्या हो चुके हैं, वो दोनों आपस में डिवाइड भी हो चुके हैं। द कॉन्फ्लिक्ट लेटर इन्वॉल्विंग ग्लोबल पावर्स, ठीक है, लीड टू वियतनाम वॉर इन्वॉल्विंग ग्लोबल
पावर्स। ओके, द नेक्स्ट कंट्री इज अफ्रीका। अब अफ्रीका का हम देखेंगे, इस इंसान को आप देख सकते हो कितना खुश है इंडिपेंडेंट होके, फेस पे खुशी नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? अफ्रीका वॉज हेविली कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर्स लाइक ब्रिटेन, फ्रांस एंड बेल्जियम। ठीक है, अफ्रीका में इन सबका बहुत ज़्यादा रूल चल रहा था, कॉलोनाइज था पूरा। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नेशनलिज्म मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है, राइजिंग अक्रॉस अफ्रीकन कंट्रीज। घाना बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू गेन इंडिपेंडेंस इन 1957 अंडर क्वामे नक्रुमा। ठीक है, ये इनके लीडर में क्या होता है, घाना जो है जो कंट्री है वो क्या होता है, फर्स्ट इंडिपेंडेंस लेता है। ठीक, ओके, ठीक है, मतलब इतने सारे कंट्रीज के रूल में चल रहे थे, कॉलोनियल रूल चल रहा था वहां पे, इतना इन्होंने स्ट्रगल किया, देन उसके बाद क्या करते हैं, ये फाइनली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। क्लियर? इंडिपेंडेंस के बारे में ही मोस्टली ये चैप्टर है आपका, इसलिए आपको ये देखना ही पड़ेगा कि किस कंट्रीज में क्या हुआ, कौन लीड किए, कितना स्ट्रगल था, है ना, कहाँ आर्मेड फोर्स के कारण हुआ और कहाँ नॉर्मली हो गया। ठीक है, मतलब बिना लड़ाई के हो गया उनका, प्रोटेस्ट वगैरह करके, और कहाँ आपको आर्मेड फोर्स का नीड पड़ा। डन? ओके, मैनी कंट्रीज लाइक नाइजीरिया, केन्या एंड कॉन्गो आल्सो गेनेड इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग 1950 एंड 60s टू 60s। इस टाइम पे और भी लोगों, और भी कंट्रीज का क्या हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ, लाइक यहाँ नाम है, सम कंट्रीज अचीव फ्रीडम पीसफुली व्हाइल अदर लाइक अल्जीरिया फोर्स वायलेंट स्ट्रगल। यही अभी मैंने बताया, आधे ने पीसफुली इंडिपेंडेंस ले लिया था और आधों को क्या करना पड़ा, स्ट्रगल करना। यूरोपियन पावर, अब वो वीक हो चुके थे वॉर के बाद, इससे क्या हुआ, अफ्रीकन नेशन को इंडिपेंडेंट मिलने में थोड़ा हेल्प हो चुका। डीकोलोनाइजेशन अफ्रीकन लीड टू द इमरजेंस ऑफ मेनी न्यू नेशंस। इनके कारण न्यू नेशंस भी बहुत सारे सामने आई। अब इन सब के कारण क्या हुआ, कंट्रीज, ठीक है, इंडिपेंडेंस जो न्यू न्यू इंडिपेंडेंस हुए वो क्या सारे तरीके से मतलब फुलफिल हैं, अभी इंडिपेंडेंस में उनको कितनी सारी चीजें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, आप सोच सकते हो। लाइक गरीबी है वहाँ पे, पॉलिटिकली कोई स्टेबल नहीं है, मतलब इंस्टेबिलिटी मीन्स व्हाट, वहाँ सही से नहीं, जैसे अभी हमारी गवर्नमेंट 5 ईयर्स के लिए रहती है, वहाँ कुछ ऐसा पता नहीं है ना, कभी भी गवर्नमेंट बन रही है, कभी भी हट जा रही है, ये सब स्ट्रगल और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, और बहुत सारी चीजें उनको संभालने के लिए क्या करना पड़ रहा है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अब नाइजीरिया है, यहाँ पे क्या है, कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, यहाँ ब्रिटेन, इसको बहुत टाइम तक कॉलोनियल रूल चला वहाँ पे। अब इन्होंने क्या किया है, डिमांड किया है सेल्फ रूल का और इंडिपेंडेंस का। लीडर एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल दिस स्ट्रगल। अब लीडर्स और पॉलिटिकल ग्रुप्स जो वहाँ पे बने हुए थे उन्होंने क्या किया है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नाइजीरिया को कब मिला, पीसफुली मिल गया, यहाँ आर्मेड फोर्स की नीड नहीं पड़ी, 1 अक्टूबर 1960 को। ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस इट बिकम अ फेडरल रिपब्लिक। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फेडरल? पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन होना, है ना। आपका फेडरलिज्म में एक चैप्टर भी है जिसमें बताया जाता है कि कैसे पावर्स को सबको बांटना है अलग अलग कैटेगरीज में, वन हैंड में पावर नहीं होना चाहिए। ठीक है, however Nigeria faced challenges like ethnic conflicts, political instability, military rule। ये सारे ही कंट्रीज ने ऑलमोस्ट ये फेस किए हैं जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट हुए हैं। ठीक है, उनको पॉलिटिकली स्टेबल होना है, ठीक, इकोनॉमिक का तो बहुत, जैसे उनका अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, प्रॉपर इंडस्ट्रीज नहीं है, प्रॉपर इनकम का सोर्स नहीं है, और ऑलरेडी कंट्री किस कंडीशन में है, पुअर कंडीशन में है। ठीक है, वहाँ के लोग क्या हैं, वहाँ के लोग ऑलरेडी फेस कर रहे हैं गरीबी से, वर्ल्ड वॉर अभी अभी गया है। डिस्पाइट चैलेंजेस नाइजीरिया एमर्ज एज एन इम्पोर्टेंट इंडिपेंडेंट नेशन इन अफ्रीका। ठीक है, ये सारे चैलेंजेस तो ठीक है, बाकी वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट नेशन बन चुके हैं। ठीक, ओके, अब आपका फ्रीडम एंड वीक डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम लोग, आपका फ्रीडम तो ठीक है, इतने स्ट्रगल करके उनको इंडिपेंडेंस मिल गई ना, इंडिपेंडेंस मिल गई, सबको सेल्फ गवर्नमेंट मिल गया, बट अब उसमें संभालना कैसे है, आगे उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया, है ना। उनका जो डेमोक्रेसी है, जो वो ऑटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी में आप डिफरेंस समझते हैं। ऑटोक्रेसी मीन्स जो एक पर्सन रूल कर रहा है, डेमोक्रेसी मीन्स जो लोकतंत्र चलेगा, पूरा लोग इलेक्शन करके अपने लीडर सिलेक्ट करेंगे। तो वीक डेमोक्रेसी लिखा हुआ है मतलब व्हाट,
आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि डेमोक्रेसी की जो कंडीशन है वो बहुत खराब है ना, मतलब उसको संभालना बहुत मुश्किल काम है ऐसे कंट्रीज को। देखते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस many new free countries adopted democratic system। obviously democratic system तो उनको adopt करना ही है ना। अब एक लीडर वापस से वो बना दिए, ऑटोक्रेटिक रूल वापस से आ गया, तो उनकी फ्रीडम का मतलब क्या है ना, फिर तो वो अपने पावर से नहीं हटने वाला, फिर वो अपनी मनमानी करेगा। लीडर्स जब तक ये खुद सिलेक्ट नहीं करेंगे, लीडर्स को जब तक ये इनके पास पावर नहीं है सिटीजन्स के पास कि वो हटा सकते हैं लीडर्स को जब चाहें, जो वो डिमांड्स रख रहे हैं लीडर्स को फुलफिल करना है, और किसके वेलफेयर के लिए काम करना है, पूरी कंट्री के वेलफेयर के लिए काम करना है, तब तक वहाँ इंडिपेंडेंस या प्रॉपर डेमोक्रेटिक नेशन वो नहीं बन सकता है ना। हाउएवर डेमोक्रेसी रिमेनेड वीक ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। अब देखो उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, किसी को किसी चीज़ का आइडिया नहीं है, सब स्टार्टिंग है, न्यू न्यू है, और कोई स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन भी उनके पास अवेलेबल नहीं है। अब क्या बता रहा है, पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी, करप्शन एंड फ्रीक्वेंट चैलेंजेस इन गवर्नमेंट अफेक्टेड गवर्नेंस। ये सारी चीज़ें जो पॉलिटिकल इंस्टेबल हो रहा है, मैं बताई एक टाइम के लिए गवर्नमेंट बन रही है, देन किसी कारण से लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट हट जा रही है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। करप्शन, जो लोग बीच में पैसे खाते हैं, कुछ काम नहीं करते है ना। फ्रीक्वेंट चैलेंजेस इन गवर्नमेंट, ये सारे जो चैलेंजेस आ रहे हैं गवर्नमेंट को, ये सब क्या बना रहे हैं, गवर्नमेंट्स को वीक बना रहे हैं, कमजोर बना रहे हैं। वो क्या कर रही है, अच्छे से रूल नहीं कर पा रही है, कंट्री को पूरी तरीके से अच्छे से संभाल नहीं पा रही है। ठीक, आगे देखो, इन सम कंट्रीज मिलिट्री coups replaced elected governments and economic problems like poverty, unemployment and weakened democracy। अब ये भी प्रॉब्लम आएगा, एक गरीबी और एक अनएम्प्लॉयमेंट। वहाँ काम कहाँ है, वहाँ किसी चीज़ का मतलब एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं हो रहा है, इंडस्ट्री ठीक से डेवलप नहीं है, लोग काम क्या करें, है ना। और जो बहुत सारी कंट्रीज है मिलिट्री एंड रिप्लेस इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये सारे भी क्या हो रहे हैं, रिप्लेस्ड हो रहे हैं। लैक ऑफ यूनिटी अमंग डिफरेंट एथनिक्स एंड सोशल ग्रुप्स क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट। जो डिफरेंट ग्रुप्स है ना, सोशल ग्रुप्स, एथिक्स ग्रुप्स है ना, जो सोसाइटीज हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, उन पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, उनमें यूनिटी नहीं है, कमी है, यूनिटी की, एकता की कमी है। उसके कारण भी क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो अब देखो, अगर आपकी पूरी क्लास या एक कम्युनिटी जब तक एक साथ ना हो, उनका सबका मन एक ना हो कि हाँ हमको ये करना चाहिए, तो वो काम कैसे होगा, है ना। एक फेवर में है, एक उसके अगेंस्ट है, ठीक है, एक सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो वो आपस में लड़ लेंगे। As a result, all through these countries were free, their democratic system were not fully stable और effective। ठीक है, ये था कि उन लोग फ्री हो चुके हैं, ठीक है, बट उनकी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो क्या है, अभी तक से स्टेबल नहीं है ना, और इफेक्टिव नहीं थे। तो कोल्ड वॉर एंड डिसोल्यूशन ऑफ द यूएसएसआर। अब यहाँ पे क्या होगा, जो यूएसएसआर सोवियत नेशन है वो क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, लाइक खत्म होगा ना यहाँ पे। अब धीरे धीरे क्या होगा, उनकी पावर्स कम होगी, और जो दो नेशंस में बटे हुए थे, लाइक दो ग्रुप्स में बटे हुए थे सारे नेशंस, डिफरेंट नेशंस, यहाँ पे क्या होंगे, कोल्ड वॉर का सिचुएशन भी खत्म होगा, और जो डिफरेंट ग्रुप्स में बटे हुए थे वो भी खत्म होगा। तो देखते हैं क्या है आपका, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू सुपर पावर्स एमर्ज। ये हमने देखा था कि दो पावर्स में तो बट ही गए थे, है ना, सोवियत यूनियन एंड यूएसए। तो यहाँ पे आगे क्या है, ये एक पीरियड था टेंशन का। रिवॉल्वरी मीन्स होता है आपका मुकाबला करना, है ना, एंड कंपटीशन विदाउट डायरेक्ट वॉर बिटवीन देम। डायरेक्टली वॉर नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्या कर रहे हैं वो, एक दूसरे को डरा रहे हैं या कॉम्पिटिट कर रहे हैं बोल सकते हैं हम, और वो डायरेक्टली वॉर एक दूसरे पे अटैक नहीं कर रहे हैं। ठीक, बोथ ब्लॉक्स फॉर्मेड मिलिट्री अलायंसेस। नेटो क्या, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेटो, यूएसए के साथ था, और वार्सो पैक्ट यूएसएसआर, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यूएसए के साथ, और इन्होंने क्या बनाया, वार्सो पैक्ट यूनियन सोवियत। अब द रिवॉल्वरी इंक्लूड, मतलब किस चीज पे उनका मुकाबला हो रहा था, किस चीज पे वो कॉम्पिटिट कर रहे थे। एक तो आपका आर्म रेस आ रहा है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आर्म रेस, इसके अंदर क्या क्या आएगा, जो आपका न्यूक्लियर पावर आ गया, मिसाइल्स हो गए, जितने भी वेपन्स हो गए, ये सारे आ रहे हैं ना इसमें।
वेपन्स हो गए, वो सारे इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। स्पेस रेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेस रेस? स्पेस रेस में क्या आ रहा है बेटा आपके, इसमें आ रहा है आपका वो सिर्फ वेपन्स में ही नहीं लड़ रहे हैं, मतलब उसी में कॉम्पिटिट नहीं कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजीज पे भी कॉम्पिटिट कर रहे हैं, है ना। स्पेस टेक्नोलॉजीज में भी वो क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिट कर रहे हैं, उसमें भी एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। और एंड इन्फ्लुएंस ओवर अदर कंट्रीज, ये चीजें समझ आई। देन उसके बाद मैनी प्रॉक्सी वॉर्स वर फाउट इन कंट्रीज अब प्रॉक्सी वॉर क्या है, इसका मतलब आपका क्या होगा, वो डायरेक्टली तो नहीं लड़ रहे हैं, है ना, नहीं लड़ रहे हैं ना डायरेक्टली, कोल्ड वॉर का सिचुएशन बना हुआ है, पूरा एक दूसरे को कॉम्पिटिट कर रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं, सारे कंट्रीज को दो ग्रुप्स में तो डिवाइड कर रहे हैं ना, इसमें आपस में तो उनका डिवीजन हो जा रहा है, ओके, तो इसको बोलते हैं प्रॉक्सी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड आपका, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा आई होप। ये चैप्टर्स थोड़े से हैं बट आप अच्छे से समझिए, एक बार में ख़त्म कीजिए चैप्टर को, देन आपको आंसर लिखने में बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, देखते हैं। बाय 1980s द USSR faced economic crisis and political instability, pressure for reforms। अब देखो जो यूनियन सोवियत है वो इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है ना, जो पॉलिटिकल है वो स्टेबल नहीं है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ठीक स्टेबल नहीं है, चेंज हो रही है, जो कंडीशंस है इकोनॉमिक की वो बेटर नहीं है, ओके। तो यहाँ पे अब उनको क्या हो रहा है, प्रेशराइज्ड हो रहे हैं रिफॉर्म करने के लिए। अब रिफॉर्म क्या किया, मिखाइल गोरबेचेव ने इंट्रोड्यूस किया ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका। अब इसका मतलब होता है रिकंस्ट्रक्टिंग, और इसका मतलब आपका दिखा रहा है ओपननेस। ये दोनों क्या है, इसमें आपको फ्रीडम दी गई थोड़ी बहुत कि आप डिस्कस कर सकते हैं, सब कुछ डिस्कस करके डिसाइड होगा, जो मीडियाज वाले हैं उनको कुछ फ्रीडम दिया गया। यहाँ रिकंस्ट्रक्शन में इन्होंने फुल्ली ट्राई किया कि अपना इकोनॉमिक को स्टेबल कर सके, बेटर कर सके, और जो उनकी कंडीशंस खराब हुई है उसको अच्छा कर सके, ठीक है। अब बता रहा है यहाँ पे ये रिफॉर्म वीकनेट सेंट्रल कंट्रोल एंड लीड टू राइजिंग इंडिपेंडेंस मूवमेंट। अब यहाँ से इंडिपेंडेंस मूवमेंट को थोड़ा सा बढ़ावा मिला, और जो सोवियत यूनियन है वो कोलैप्स हो जाती है एंड स्प्लिट हो जाती है सेवरल इंडिपेंडेंस कंट्रीज में, है ना। इन्होंने जो सारे कंट्रीज को या तो आप ये ग्रुप ज्वाइन करो या तो ये ग्रुप ज्वाइन करो करके कवर करके रखा था। अब जब इन्होंने प्रॉब्लम फेस किया तो ये क्या करने लगे, थोड़ी अपने जो सिस्टम था उनका जो चल रहा था उसमें क्या किए, रिफॉर्म किए, चेंजेस किए, कंट्रीज को फ्रीडम्स मिली, हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग राइट्स दिया गया। देन क्या हुआ, लास्ट में सारी कंट्रीज फुल्ली इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी गई, और क्या लास्ट में क्या देखने को मिलता है हमको, दिस मार्क द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एंड द USA बिकम द सोल सुपर पावर। ओके, ये आपको ग्लोबली फुल्ली पावरफुल दिखता है, लास्ट में USA एंड जो यूनियन सोवियत है वो यहाँ पे हमको डिक्लाइन होता दिखाई देता है। तो आई होप आपको यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज द कोल्ड वॉर एंड व्हाट इज द कॉलोनिज्म, कि कैसे कॉलोनीज आई, सबको अपने अंडर में रखा हुआ था, उसको कॉलोनिज्म बोल रहे हैं। डीकोलोनिज्म क्या हो रहा है, जहाँ आपको बताया जा रहा है कि कंट्रीज इंडिपेंडेंट ले रही है ना, हट रही है अपनी, सबकी इंडिपेंडेंस की अलग अलग स्टोरी थी बहुत सारी कंट्रीज की। और कोल्ड वॉर का सिचुएशन क्या है, जब आपका वर्ल्ड वॉर 1, 2 उसके बाद हमको कोल्ड वॉर देखने को मिलता है, वहाँ लोग कैसे एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ होता है हमारे चैप्टर का दी एंड। अब हम लोग जल्दी से ही नेक्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं आपका मास मीडिया, और ऐसे ही आपको सारे चैप्टर्स कवर करने हैं तो आप आके ज्वाइन कर सकते हैं PS कोचिंग, जो कि ऑफलाइन अवेलेबल है। आपको एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।